नमस्कार। आज हम मॉर्गन हाउसेल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी पर बात करेंगे। मतलब इसके कुछ जो बहुत दिलचस्प विचार है ना, उन पर हमें ये एक बढ़िया सी समीक्षा से मिले हैं। बिल्कुल। और देखिए, इस बातचीत का जो असली मकसद है वो ये समझना है कि पैसे से जुड़े हमारे फैसले, उनके पीछे हमारा बर्ताव, हमारी आदतें वो कैसे काम करती हैं। सिर्फ ज्ञान या हिसाब किताब नहीं। हाँ, और किताब का शायद मेरा मतलब है सबसे चौंकाने वाला सबक यही है कि पैसे के मामले में कामयाबी वो गणित से ज्यादा इस बात पर निर्भर करती है कि हम तनाव, लालच या डर में कैसे सोचते हैं, कैसे काम करते हैं। तो चलिए इसी सोच में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। और यहाँ खास बात यह है, किताब बिल्कुल साफ कहती है कि पैसे बनाने या संभालने के लिए कोई बहुत ऊंचा आईक्यू की जरूरत नहीं है। अच्छा। हाँ, ज्यादा जरूरी है आत्मसंयम, धैर्य रखना और अपनी भावनाओं को आप कह सकते हैं काबू में रखने की काबिलियत। ये चीजें बुद्धि से कहीं ज्यादा अहमियत रखती हैं। ये तो काफी अलग बात है। अच्छा, किताब एक और सोचने वाली बात कहती है, भाग्य और जोखिम, कि ये एक ही कहानी के दो पहलू हैं। बिल्कुल। मतलब किसी की सफलता या असफलता को सिर्फ नतीजों से आंकना शायद ठीक नहीं। समीक्षा में वो बिल गेट्स का उदाहरण था, कैसे उन्हें कम उम्र में कंप्यूटर का एक्सेस मिलना, वो एक तरह से भाग्य था। सही बात है। पर यह भी सोचना चाहिए कि उनके जैसे ही होशियार कितने लोग शायद सही मौका न मिलने की वजह से पीछे रह गए होंगे, है ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा। और इसी से जुड़ा है वो कंपाउंडिंग का कमाल, चक्रवृद्धि ब्याज। ये जादू जैसा लगता है, पर इसका असली जादू है समय और लगातार टिके रहने में। वॉरेन बफे का उदाहरण लें, उन्होंने अपनी लगभग 99% दौलत 50 साल की उम्र के बाद बनाई। ये साफ दिखाता है कि सिर्फ स्मार्ट होना काफी नहीं है, लंबे समय तक टिके रहना वो है असली खेल। वाह, मतलब शुरुआती मौके यानी भाग्य और फिर सालों का धैर्य मतलब कंपाउंडिंग, जी, दोनों का मेल जरूरी है। हाँ बिल्कुल। ये आते हैं। हाँ बिल्कुल, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो या बिजनेस, अक्सर ऐसा ही होता है कि बहुत थोड़े से निवेश या फैसले ही वो असाधारण मुनाफा दे जाते हैं। जैसे अमेज़न या एप्पल जैसी कंपनियां। ये नियम नहीं है, ये अपवाद हैं। ज्यादातर चीजें तो औसत रहती हैं या फिर फेल हो जाती हैं। और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम अक्सर इन्हीं अपवादों को देखकर अपने फैसले लेने लगते हैं। ये तो एकदम अलग नजरिया है। हम तो अक्सर सफलता की कहानियों पर ही ध्यान देते हैं। हाँ, अच्छा, किताब पैसे बचाने के बारे में भी कुछ अनोखा कहती है ना? हाँ, और ये बहुत गहरा विचार है सच में। किताब समझाती है कि पैसे बचाने का मतलब सिर्फ किसी महंगी चीज जैसे कार या घर के लिए बचत करना नहीं है। तो फिर ऐसा करने की आर्थिक आजादी हो। ये बात तो सोचने पर मजबूर करती है। मतलब पैसा सिर्फ चीजें खरीदने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने की ताकत देता है। बिल्कुल। इसी से जुड़ी एक और बात, अमीर बनना और अमीर बने रहना। किताब कहती है ये दो अलग हुनर हैं। बिल्कुल सही कहा। अमीर बनने के लिए शायद आपको जोखिम लेना पड़े, आशावादी होना जरूरी हो, लेकिन अमीर बने रहने के लिए उसके लिए थोड़ी विनम्रता चाहिए, थोड़ी चिंता, और ये समझना जरूरी है कि जो आज कमाया है वो कल जा भी सकता है। इसके लिए बचत और समझदारी से खर्च करने की आदत चाहिए, जो शायद अमीर बनने वाले जुनून से काफी अलग हो। तो ये किताब असल में सिर्फ फाइनेंस के बारे में नहीं लग रही। ये तो जैसे जिंदगी जीने का एक फलसफा हो। इसकी सादगी और वो मानवीय पहलू ही इसे खास बनाते हैं, जैसा समीक्षा में भी कहा गया है। हाँ, यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। इसमें कोई मुश्किल शब्द या फॉर्मूले नहीं हैं। सच्ची कहानियां हैं, सीधी सादी बातें हैं। ये फाइनेंस को डर, लालच, ईर्ष्या जैसी मतलब मानवीय भावनाओं से जोड़ती है, जिन्हें हम सब महसूस करते हैं। इसीलिए ये इतनी आसानी से लोगों से जुड़ जाती है। हालांकि समीक्षा में कुछ आलोचनाओं का भी जिक्र था, जैसे कुछ लोगों को ये थोड़ी दोहराव वाली लग सकती है। मतलब कुछ मुख्य विचार बार बार आते हैं। हाँ, ये हो सकता है। और जो लोग सीधी साधी निवेश सलाह ढूंढ रहे हैं, उन्हें शायद थोड़ी निराशा हो सकती है। ये बात भी सही है। किताब सीधी निवेश सलाह देने से बचती है, लेकिन देखिए, इसका प्रभाव इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये पैसे से जुड़े हमारे व्यवहार और हमारी सोच पर ध्यान दिलाती है। इसकी बातें आसानी से याद रहती हैं और दुनिया भर में इसे पैसे की समझ विकसित करने के लिए एक शुरुआती किताब की तरह पढ़ा जाता है। तो कुल मिलाकर द साइकोलॉजी ऑफ मनी असल में पैसे की आड़ में जिंदगी को बेहतर तरीके से समझने और जीने का नजरिया देती है ना? बिल्कुल। ये सिर्फ दौलत के बारे में नहीं, बल्कि संतोष, नियंत्रण और हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं उसके बारे में ज्यादा है। हाँ, जैसा कि किताब की कुछ बहुत यादगार पंक्तियां हैं, जैसे लोगों को ये दिखाने के लिए पैसा खर्च करना कि आपके पास कितना पैसा है,
असल में अपना पैसा कम करने का सबसे तेज तरीका है। ओह, ये तो गहरी बात है। और एक और, असली दौलत वो है जो दिखती नहीं। मतलब आपकी बचत, आपकी निवेश, आपकी आर्थिक आजादी, वो है असली दौलत। और अंत में ये किताब पाठकों के मन में एक बहुत अहम सवाल छोड़ जाती है, जिस पर वो सोच सकते हैं कि क्या पैसे से जुड़े फैसले लेते समय पूरी तरह तार्किक, एकदम रैशनल होना ही जरूरी है, या फिर व्यवहारिक होना, मतलब रीजनेबल होना ज्यादा मायने रखता है, ये मानते हुए कि हम इंसान हैं, अपनी भावनाओं और सीमाओं के साथ जीते हैं। बिल्कुल, सोचने वाली बात है ये।